आगे बढ़ते मॉर्निंग प्राइम में पश्चिम बंगाल की हुगली सीट पर लोकसभा चुनाव की जंग बेहद दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि जहां एक तरफ बीजेपी की तेज तर्रार नेता लॉकेट चटर्जी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस ने दीदी नंबर 1 शो की फेम अभिनेत्री रचना बनर्जी को मैदान में उतारा है। पश्चिम बंगाल की हुगली सीट हमेशा से सुर्खियों में रही है और इस बार इस सीट पर लड़ाई ग्लैमर की दिखाई देगी, क्योंकि बीजेपी की ग्लैमर और वाइब्रेंट नेता लॉकेट चटर्जी के सामने लोकप्रिय टीवी शो दीदी नंबर 1 की अभिनेत्री रचना बनर्जी को टिकट दिया है। यानी पश्चिम बंगाल की हुगली लोकसभा सीट पर इस बार कांटे की टक्कर होने वाली है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ने लगभग एक साथ ही अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी और कई फिल्में एक साथ कर चुकी हैं। इसीलिए सोशल मीडिया पर दोनों के एक साथ कई सीन भी तेजी से वायरल हो रहे हैं। लॉकेट पहले से राजनीति में है तो रचना पहले बार चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है। हुगली में लड़ाई दो अभिनेत्रियों के बीच में है और फिलहाल दीदी ने जिन पर भरोसा किया है वो है दीदी नंबर 1 यानी कि रचना बनर्जी। हम उनसे बात करेंगे। रचना दी, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। कितने सारे लोग आप देख रहे हो रास्ते में, इतना धूप है, इतनी गर्मी है, फिर भी लोगों का प्यार, लोगों का उत्साह बहुत ज्यादा है। तो इस बार जीत जाएंगी दीदी ने जो भरोसा किया है? वो मुझे नहीं पता, वो तो उस दिन 4 जून को पता चलेगा। अभी तक तो हम लोग को कुछ भी नहीं पता, बस हम लोग अपना काम करेंगे, उसके बाद लोग जैसे सोचेंगे। मैदान में जो आपके सामने है वो भी आपकी दोस्त है? जी, वो भी मेरी दोस्त थी। दोस्त थी, अब नहीं है? नहीं, पहले बहुत साल पहले हम लोग एक साथ काम करते थे। बीच में बहुत सारे साल बीत चुके हैं कि हम लोग मिले भी नहीं हैं। राजनीति में आपकी वो सीनियर हैं, अब आप उनके खिलाफ? जी जी जी, ये भी एक अलग मजा है। फिलहाल हुगली में दोनों ही जोरदार तरीके से अपने अपने चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। जहां एक तरफ रचना बनर्जी पहली बार चुनाव मैदान में उतरकर पूरे जोश में हैं, तो वहीं लॉकेट चटर्जी हुगली के घर घर जाकर लोगों से वोट अपील में जुटी हैं और महिलाओं को साथ में लेकर कैंपेन में जुटी लॉकेट चटर्जी संदेश खाली की घटना को ममता सरकार के खिलाफ भुनाने को पूरी कोशिश में दिखाई दे रही हैं। महिला के साथ है तो आप जानते हैं कि इस टाइम में संदेश खाली का इशू पूरा देश में सब लोग जानते हैं कि संदेश खाली में महिला लोग का क्या हुआ है। और दूसरा बात है कि करप्शन, करप्शन का जो बात है तो 2 विषय आते हैं कि एक संदेश खाली आते हैं और एक करप्शन पूरा बंगाल में जो प्रधानमंत्री आवास योजना को लेके आपका जो स्वच्छ भारत को लेके जो पैसा यहाँ पे आते हैं, 100 दिन का जो काम का लिए जो पैसा आते हैं, मनरेगा का जो पैसा आते हैं, सबको लेके यहाँ पे बहुत बड़ा करप्शन है। करप्शन के विपक्ष में हम लोग लड़ रहे हैं। आपके खिलाफ जो मैदान में है, कभी आपकी दोस्त रही हैं, आपके साथ काम भी कर चुकी हैं रचना बनर्जी। हम लोग फिल्मों में काम किया है, बहुत सारा फिल्म एक साथ किया है, बहुत सारा टाइम भी एक साथ हम लोग बिताया है। लेकिन ये पॉलिटिकल क्षेत्र है, ये पूरा दूसरा जगह है। ये बहुत ही मतलब प्रैक्टिकलिटी है इसमें, रियलिटी है इसमें, जनता के साथ मतलब कनेक्शन का बहुत बड़ा एक मुद्दा होता है। तो इसमें तो अलग ही है हम लोग, क्योंकि हम 10 साल से राजनीति में हैं और वो अभी आए हैं तो उनको स्वागत है। जहां लॉकेट चटर्जी के सामने अपनी मौजूदा सीट को बचाए रखने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी तरफ रचना बनर्जी के सामने अपनी सियासी पार्टी में जोरदार एंट्री मारने का मौका है। और दोनों के बीच लड़ाई इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि दोनों कभी जिगरी दोस्त हुआ करती थी, लेकिन सियासत ने अब दोनों को एक दूसरे के आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। आशिका सिंह मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं सीधे कोलकाता से। आशिका, नई बात नहीं है अभिनेत्रियों का इस तरह से तृणमूल कांग्रेस में शामिल होना। मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां को हमने देखा है, अब रचना बनर्जी को मैदान में उतारा है और सामने भी एक अभिनेत्री है लॉकेट चटर्जी, तो दिलचस्प होगा ये मुकाबला। बिल्कुल, और यही कारण है क्योंकि लॉकेट चटर्जी अभिनेत्री रही हैं, पॉपुलर अभिनेत्री रही हैं और संसद में भी काफ़ी बेबाक बोलती हैं, काफ़ी तेज तर्रार हैं। यही कारण है संभवतः कि उनके खिलाफ, उनके सामने भी टीएमसी ने एक अभिनेत्री और एक मजबूत अभिनेत्री को बुलाया। आपको ये बता दूं कि ममता बनर्जी, रचना बनर्जी का जो शो है दीदी नंबर 1, उसमें भी भाग ले चुकी हैं ठीक उनके नाम की घोषणा के पहले। पंकज, बिल्कुल, और ऐसे में रचना बनर्जी कितनी आश्वस्त नजर आ रही हैं। भीड़ तो काफी दिख रही थी, आप उनके साथ थी बातचीत करते हुए।
बिल्कुल, देखिए रचना बनर्जी क्योंकि अभिनेत्री हैं, अभिनेत्रियों को देखने के लिए भीड़ जम जाती है। हालांकि वो वोट में कितना तब्दील होगा ये देखने की बात है। लॉकेट चैटर्जी वहाँ पर सांसद रही हैं और काफ़ी समय वहाँ पर गुजारा है, काफ़ी समय दिया है, वहाँ पर लोगों के साथ काम किया है। तो अब ये मुकाबला बेहद दिलचस्प है पश्चिम बंगाल। बिल्कुल, और संदेश खाली का मुद्दा जोर शोर से उठा रही हैं लॉकेट चैटर्जी जब आप उनसे बात कर रही हैं। बिल्कुल पंकज, संदेश खाली सबसे बड़ा मुद्दा इस समय भाजपा के लिए, ये कह सकते हैं। प्रधानमंत्री भी जब भी आते हैं तब भी वो संदेश खाली की बात ज़रूर करते हैं और साथ ही साथ संदेश खाली से बसीरहाट की सीट से संदेश खाली की ही महिला रेखा पात्रा को उतारा है मैदान में, तो अपने आप में ये बड़ा संदेश है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आशिका सिंह आपका। और मॉर्निंग प्राइम में अब जरा राजस्थान की बात करें। राजस्थान में लोकसभा चुनाव की जंग के बीच दौसा में बीजेपी के दो दिग्गजों के बीच अलग ही लड़ाई शुरू हो गई है। राज्य के मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने दौसा की सांसद जसकौर मीणा के सांप वाले बयान पर पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके लिए वो ही सांप है और उनके जैसे ऐसे बयानों की वजह से ही पार्टी ने उन्हें किनारे कर दिया है। दरअसल इस बार बीजेपी ने दौसा लोकसभा सीट से कन्हैया लाल को प्रत्याशी बनाया, जिसके बाद मौजूदा सांसद जो हैं वो अब उनके ऊपर कहीं ना कहीं ये संकट आया। किरोड़ीलाल मीणा ने एक बड़ा पलटवार किया है। मैं हूं उनकी नजर में तो नाग। देखो उनका स्वभाव है, मैं उनका जवाब नहीं देना चाहता, वो अपने बयानों से ही निपट गई। किरोड़ीलाल जी को जितना गुस्सा, मैंने, आप बताओ, मैंने कभी उनके खिलाफ बयानबाजी की है क्या? गलत, मर्यादा में रहना चाहिए आदमी, ऐसी बयानबाजी नहीं कर रही। चाहे प्रतिपक्ष के लोगों पे भी बयान करें तो वो मर्यादा होनी चाहिए। और इससे पहले राजस्थान की दौसा सीट से सांसद जसकौर मीणा ने एक मौजूदा उम्मीदवार कन्हैया लाल की चुनावी जनसभा के दौरान घर के सांपों को निकालने कर उन्हें खत्म करने का बयान दिया था। अब अपन सबको जिस घर में सांप रहता है उस घर के किसी भी आदमी को, किसी भी परिवारजन को नींद नहीं लेनी चाहिए, नींद नहीं लेनी चाहिए। ये दौसा संसदीय क्षेत्र है, इसके अंदर के सांपों को निकालकर, जो कांग्रेस के सांप बने हुए थे उन सांपों को निकालकर समूल नष्ट कर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई कन्हैया लाल जी को निश्चिंत करते हुए भारी बहुमत से जिताना है। और यहां आपको बता दें, राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए आज बड़ा दिन है। आज कई पार्टियों के दिग्गज नेता अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। झालावाड़ सीट से वसुंधरा राजे के बेटे और बीजेपी प्रत्याशी दुष्यंत सिंह नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं कोटा सीट की बात करें तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी आज अपना नामांकन भरने वाले हैं। साथ ही साथ भीलवाड़ा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सीपी जोशी भी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। झालावाड़ सीट से दुष्यंत सिंह के नामांकन से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं, जिसमें पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी मौजूद रहेंगी। तो वहीं कोटा से ओम बिरला के नामांकन में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा शामिल होंगे। अलावा इसके भीलवाड़ा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सीपी जोशी के नामांकन में पूर्व सीएम अशोक गहलोत और सुखविंदर सिंह रंधावा जैसे दिग्गज शामिल होने वाले हैं। तो आज कई दिग्गजों का नामांकन है, वो चाहे फिर बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो। झालावाड़ सीट से जो प्रत्याशी हैं दुष्यंत सिंह, उनका नामांकन आज होना है। और कोटा सीट से भी ओम बिरला अपना नामांकन भरेंगे और साथ ही साथ सीपी जोशी कांग्रेस के बड़े नेता, इनका भीलवाड़ा सीट से आज नामांकन होगा। और राजस्थान में जैसा हमने बताया, बड़े नेता अपना नामांकन पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं। अब जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कौन कौन से चेहरे आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो ये चेहरे जो हैं उनमें ओम बिरला हैं, बीजेपी के कोटा से नामांकन भरेंगे लोकसभा स्पीकर। उसके अलावा दुष्यंत सिंह बीजेपी के कैंडिडेट हैं, झालावाड़ से अपना नामांकन भरेंगे। और वहीं सीपी जोशी, अगर कांग्रेस के नेता की हम बात करें तो भीलवाड़ा से अपना नॉमिनेशन दाखिल करने वाले हैं। और मॉर्निंग प्राइम में अब बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने बदायूं लोकसभा सीट से उम्मीदवारी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को एक प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव में बदायूं लोकसभा सीट से शिवपाल यादव ने अपने बेटे आदित्य यादव को कैंडिडेट बनाने की मांग की है। तो अब कहीं ना कहीं ऐसे में तनाव बढ़ता हुआ नजर जरूर आएगा अखिलेश यादव के लिए। बदायूं सीट से अपनी उम्मीदवारी छोड़ने का ऐलान कर दिया है शिवपाल यादव ने और यहां से अपने बेटे आदित्य यादव को प्रत्याशी बनाने की उन्होंने मांग की है सपा प्रमुख अखिलेश यादव से। तो बता दें कि यह प्रस्ताव बाकायदा भेजा गया है चाचा की तरफ से भतीजे अखिलेश यादव को, और उन्होंने बदायूं सीट से अपना जो उम्मीदवारी है वो एक तरह से सौंपने की गुजारिश की है अपने भतीजे अखिलेश यादव से और यहां से अपने बेटे
आदित्य यादव को कैंडिडेट बनाने की मांग की है और इसका प्रस्ताव बाकायदा भेजा गया है अखिलेश यादव को। हालांकि आपको बता दें, आदित्य यादव को कैंडिडेट बनाए जाने की खबरें पहले भी सामने आ रही थी, लेकिन अब इस पर मुहर लगती नजर आ रही है और शिवपाल यादव के साथ साथ धर्मेंद्र यादव ने भी आदित्य यादव के नाम का सपोर्ट कर दिया है। तो न सिर्फ शिवपाल यादव बल्कि धर्मेंद्र यादव ने भी कहा है कि आदित्य यादव को सपोर्ट होना चाहिए, यानी वो बदायूं से अब उम्मीदवार हों, इसकी गुजारिश की गई है। ये प्रस्ताव भेजा गया अखिलेश यादव के पास। देखिए, यहाँ सम्मेलन में तो प्रस्ताव पास कर ही दिया है, तो जब प्रस्ताव सम्मेलन ने पूरे कार्यकर्ताओं ने कर दिया है, अब ये प्रस्ताव जाएगा राष्ट्रीय नेतृत्व के पास। तो अब राष्ट्रीय नेतृत्व भी सहमति मिल जानी चाहिए। बिल्कुल, जो भी पार्टी का फैसला होगा, मैं तो और मुझे खुशी होगी। चाचा के लिए काम करने में थोड़ा सा एक हिचक रहती, आदित्य के लिए और ज्यादा काम करेंगे। अब जरिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं आखिर समाजवादी पार्टी में चल क्या रहा है। समाजवादी पार्टी ने बदायूं से शिवपाल यादव को कैंडिडेट बनाया, लेकिन अब शिवपाल यादव ने अपने बेटे को यहां से प्रत्याशी बनाने की मांग कर दी है। शिवपाल यादव ने इसके लिए अखिलेश यादव को प्रस्ताव भी भेजा है। शिवपाल यादव ये चाहते हैं कि बदायूं से उनका बेटा आदित्य यादव चुनाव लड़े। आदित्य यादव शिवपाल यादव के बेटे हैं और समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और न सिर्फ शिवपाल यादव बल्कि धर्मेंद्र यादव ने भी कहा है कि ये पार्टी के हित में होगा। और अब चाचा जो हैं उन्होंने अपने भतीजे अखिलेश यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उनको बाकायदा प्रस्ताव भेजा है और कहा है कि उनके बेटे को यहां से उम्मीदवारी दी जाए। और अब जिस सीट के लिए ये पूरी बहस शुरू हुई है उसका सियासी गणित भी आपको समझा देते हैं। तो बदायूं लोकसभा सीट जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। 1996 से 2014 यानी 1996 से 2014 तक इस सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है, लेकिन 2019 में बीजेपी के टिकट पर संघमित्रा मौर्य ने यहां पर जीत दर्ज की। इस लोकसभा सीट से सबसे ज्यादा 6 बार समाजवादी पार्टी जीती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सीट है समाजवादी पार्टी के लिए, एक तरह से गढ़ का काम करती है। अमित सिंह मेरे सहयोगी हमारे साथ हैं। अमित, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। शिवपाल यादव की यहां से उम्मीदवारी थी, अब वो चाहते हैं कि वो नहीं, उनके बेटे यहां से चुनाव लड़े, और ये प्रस्ताव भेजा है उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव। जी हाँ पंकज, कुछ दिन पहले ही हमने मॉर्निंग प्राइम में ही ये अपने दर्शकों को ये खबर दिखाई थी कि आदित्य यादव बदायूं से चुनाव लड़ सकते हैं, कि शिवपाल यादव चाहते हैं कि उनके बेटे चुनाव लड़े, और इस बाबत उनकी अपने परिवार में उनके राष्ट्रीय नेतृत्व अखिलेश यादव से इस बाबत बात भी हुई थी, और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने इस बारे में हामी भी भर दी थी। अब बदायूं से ही आदित्य यादव क्यों चुनाव लड़ रहा है, तो इस पर सवाल उठता है। तो जाहिर तौर पर यह बदायूं जो सीट है, समाजवादी पार्टी इसे काफी ज्यादा सेफ मानती है, जिस तरीके से मैनपुर और आजमगढ़ को सेफ मानती है समाजवादी पार्टी अपने लिए। हालांकि आजमगढ़ से पिछली बार धर्मेंद्र यादव हार गए थे, उसी तरीके से इस बार बदायूं सीट को काफी ज्यादा सेफ मान रही है समाजवादी पार्टी, और इसी वजह से शिवपाल यादव चाहते हैं कि उनके बेटे आदित्य यादव यहीं से चुनाव लड़े, ताकि उन्हें आसानी हो जीत हासिल करने में। और बदायूं सीट की अगर बात करें तो 6 बार यहां से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार को जीत हासिल हुई। तो ऐसे में ये समाजवादी पार्टी इसे काफी ज्यादा सेफ सीट मान रही है। तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से पिछली बार संघमित्रा मौर्य बीजेपी की कैंडिडेट यहां से जीत हासिल की थी। जी अमित, जरा ये बताएं, जहां एक तरफ हैवी वेट हैं शिवपाल यादव, अब उनकी जगह अगर उनके बेटे चुनाव लड़ते हैं आदित्य के, तो कहां ठहरते हैं उनके मुकाबले में? जनता जो है बदायूं की किस तरह से लेगी? जी बिल्कुल, देखिए ये सवाल लगातार बना रहेगा, लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों हमने देखा शिवपाल यादव लगातार बदायूं सीट पे ही लगातार वो घूम रहे थे, लगातार वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे थे, और जिनसे भी मिलते थे, चाहे वो पार्टी कार्यकर्ता या फिर डोर टू डोर जाकर गाँव में लोगों से जब बातचीत करते थे, तो ये मैसेज जरूर वो देते थे कि उनका बेटा आदित्य ही संभवतः यहाँ से चुनाव लड़ेगा, वो अपना नाम वापस ले लेंगे। तो इसके लिए जमीन लगातार शिवपाल यादव तैयार कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की इस स्ट्रैटेजी से रूबरू थी बीजेपी। तो जाहिर तौर पर बीजेपी भी डोर टू डोर लगातार कैंपेन कर रही थी। हालांकि बीजेपी ने जिस दौरान संघमित्रा मौर्य यहां से सांसद बनी, बीजेपी ने अपना काफी ज्यादा कैडर यहां पर बढ़ाया है, तो समाजवादी पार्टी को यहां पर मुश्किल भी हो सकती है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी इसे अपना सेफ सीट मान रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट, इस जानकारी के लिए आपका अमित सिंह। और मॉर्निंग प्राइम में ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में अपने दिन की शुरुआत झाड़ू लगाकर कर रहे हैं। हालांकि जेल में ये बड़ी नॉर्मल सी प्रक्रिया है, सामान्य सी प्रक्रिया है। जेल में बंद सभी अंडर ट्रायल जो होते हैं वो खुद ही अपने सेल की सफाई करते हैं, लेकिन यहां संयोग है। संयोग ये है कि अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी, उसका सिंबल भी झाड़ू है।
खबर यह भी है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए जेल प्रशासन से, जेल एडमिनिस्ट्रेशन से कुर्सी भी मांगी है ताकि कुछ वक्त अपनी दिनचर्या का वो कुर्सी पर बैठकर भी गुजारें, किताबें पढ़ें। किताबों के लिए भी उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, 3 किताबें मांगी थी जिसमें श्रीमद् भगवत गीता और रामायण थी, उसके अलावा एक और किताब थी। और हालांकि गद्दा और साथ ही साथ तकिया, चादर ये उन्हें मुहैया करवा